ओके, थैंक यू सो मच। तो मैं अपनी बात शुरू करने से पहले अपना प्रेजेंटेशन शेयर कर लेता हूँ। और इसमें दिख नहीं रहा है। इसको क्लिक करिए, क्लिक करिए, ये क्लिक करिए, शेयर। ओके, तो मैं सबसे पहले अपनी बात शुरू करने से पहले यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल महाराजा रणजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी भटिंडा और यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल की तरफ से जो ऑर्गेनाइज़र हैं डॉक्टर सुमन कथुरिया और डॉक्टर समनदीप कौर और नेहा जी, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया अपनी बात रखने का और मेरा परिचय अपने विद्यार्थियों से भी कराया। आज सभी मैं विद्यार्थियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो इस प्रकार के व्याख्यान को सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और मुझे लगता है कि कुछ हम बात इस प्रकार से करेंगे जो आपके जीवन में उपयोगी हो सके। तो मूल बात हम आज करने वाले हैं कि जो ह्यूमन लाइफ है उसके वेरियस डायमेंशंस क्या हैं और उनका एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो यदि हमको मानव को समझना है और मानव के संपूर्ण क्रियाकलाप को समझना है कि मानव इस पृथ्वी पे क्या करता है, तो मूल रूप से हमारे ध्यान में 4 क्षेत्र आते हैं जिन क्षेत्रों पे मानव मूल रूप से क्रियाकलाप करता है। उसमें से पहला क्षेत्र है जिसको हम लोग आध्यात्मिक क्षेत्र कहते हैं, दूसरा क्षेत्र है जिसको बौद्धिक क्षेत्र कहते हैं, तीसरा सामाजिक क्षेत्र है और चौथा प्राकृतिक क्षेत्र है। तो मानव के जो जीने के आयाम हैं वो इन 4 क्षेत्रों से ही जुड़े हुए रहते हैं। जिसको हम लोग आध्यात्मिक क्षेत्र कह रहे हैं वस्तुतः वो मानव के अनुभव का क्षेत्र है। अनुभव का मतलब होता है कि मानव जाति हजारों साल से कुछ अनुसंधान करती आ रही है, कुछ रिसर्च करती आ रही है और रिसर्च करने के बाद उनको जो निष्कर्ष के रूप में जो भी नियम, न्याय, धर्म, सत्य आदि का ज्ञान मिला है वह मानव जाति की पूंजी है। पूरी मानव जाति उसी से संचालित होती है। तो मानव के संपूर्ण क्रियाकलाप को चलाने वाले जो नियम हैं, जो न्याय है, धर्म है, सत्य है, जो विधि है, विधान है और जिसके कारण से मानव जाति में नियंत्रण है, एक प्रकार का संतुलन है, तो ये जो अनुभव रूपी पूंजी है वो मानव का आध्यात्मिक क्षेत्र है। यहाँ पर आध्यात्मिक शब्द थियोलॉजी के संदर्भ में जो है वो नहीं लिया गया है। यहाँ पर जो आध्यात्मिक क्षेत्र है वो नियम, न्याय, धर्म, सत्य और उससे जुड़ी हुई क्रियाओं के संदर्भ में लिया गया है, जो मानव का एक क्षेत्र है। इसी के आधार पर मानव जाति में एक विचार नाम की क्रिया है और विचार नाम की क्रिया को यदि हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हजारों साल से मानव शिक्षा के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से, शोध के माध्यम से, अनुसंधान के माध्यम से विचार करता रहा और जो भी मानव जाति में आइडियोलॉजीज़ निकली, फिलॉसफीज़ को पहचाना, साइंस को पहचाना और इसका जो विचार है वो शिक्षा के माध्यम से उसका लोकव्यापीकरण हुआ, तो पूरे दुनिया में एक प्रकार की शिक्षा दिखती है और उस शिक्षा से एक प्रकार की वैचारिक जागृति मानव जाति में दिखती है।
तो ये दूसरा मानव का क्षेत्र है जिसको हम लोग विचार का क्षेत्र कह रहे हैं। ये बौद्धिक क्षेत्र है मानव का। ये दोनों क्षेत्र ऐसे हैं कि जब भी कोई मानव संतान जन्म लेता है तो उसको इन दोनों क्षेत्र में के माध्यम से जो समझ मानव समाज में उपलब्ध रहती है वो उस बच्चे तक पहुंचती है। और उसमें पहुंचाने में दो माध्यमों का बड़ा उपयोग होता है। एक माध्यम है जिसको हम लोग कह रहे हैं शिक्षा, एजुकेशन, एजुकेशन एंड रिसर्च भी बोल सकते हैं। और जो दूसरा माध्यम है जिसको हम कह रहे हैं मीडिया, जिसमें प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आजकल इंटरनेट मीडिया है, सोशल मीडिया है। इसके माध्यम से भी विचार जो है, मानव जाति में जो भी विचार विमर्श होता रहता है वो जो नई पीढ़ी है उस तक पहुंचता है। और पुरानी जो पीढ़ी होती है उसमें विचार का परिमार्जन भी होता रहता है। ये दो क्षेत्रों को मिला के हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि ये मानव के समझने का क्षेत्र है, अनुभव के माध्यम से और विचार के माध्यम से। और ये जो अनुभव है एक व्यक्ति में भी होता है, एक परिवार का भी अनुभव होता है, एक समाज का भी अनुभव होता है, एक राष्ट्र का अनुभव होता है, पूरी मानव जाति का अनुभव होता है। जैसे एक राष्ट्र का कुछ अनुभव होता है, नियमों के साथ चलना, विधान को बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, उस कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करना और उसके माध्यम से लोक जीवन को नियंत्रित करना, ये सब एक राष्ट्र का जिसको कहते हैं कि अनुभव है। इसी प्रकार से एक इंटरनेशनल लेवल पे भी एक अनुभव होता है। आध्यात्मिक जो क्षेत्र हम लोग कह रहे हैं जो अनुभव का क्षेत्र है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन काम करते हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन मूल रूप से जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं उनको ध्यान में रख के विचार विमर्श करते हैं, उसमें एक मत होते हैं, फिर उस विचार को लोकमानस में प्रचार प्रसार के माध्यम से फैलाते हैं। फिर राज्य जो अलग अलग जो स्टेट होते हैं वो स्टेट उनका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं अपने अपने जगह पे। इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक मानव जाति का अनुभव है और ये अनुभव मानव की समस्या समाधान के अर्थ में क्रियाशील रहता है। जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हर स्टेट नेशन ने यूनाइटेड नेशन के चार्टर में साइन किया है, अपनी सहमति व्यक्त की है और अपने अपने देश में उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इन सब ऐसे बहुत सारे मुद्दे होते हैं। एनवायरनमेंट का मुद्दा होता है जिसको लेके जो मानव जाति समस्या महसूस कर रही है उसको पूरा करने को जाती। तो मैंने कहा कि यदि मानव के संपूर्ण क्रियाकलाप को समझना है तो एक अनुभव का क्षेत्र है जिसको हम लोग नियम, न्याय, धर्म, सत्य आदि बोलते हैं, जिसमें फिजिकल लॉज हैं, जिसमें सोशल लॉज हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, जिसमें जस्टिस की समझ है, जिसमें विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं की समझ है, सोशल सिस्टम की, पॉलिटिकल सिस्टम की, इकोनॉमिक सिस्टम की, लीगल सिस्टम का समझ है और कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ है जिसको मानव जाति ने पहचाना है। तो मैंने कहा ये एक अनुभव का क्षेत्र है। ये अनुभव से ही शिक्षा जो है अपने लिए शिक्षा वस्तु के रूप में कैरिकुलम में और सिलेबस में और उसके माध्यम से टेक्स्ट बुक में और टीचर के माध्यम से स्टूडेंट तक जो है जो अनुभव की रोशनी में जो विचार होता है उसको स्ट्रक्चरल तरीके से नई जनरेशन तक पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार से एक समझने का क्षेत्र है जिसमें मानव जाति में निरंतर समझने का काम चलता रहता है। और यदि ये समझ नियम, न्याय, धर्म, सत्य के साथ होती है तो जो विचार है वो समाधान के अर्थ में होता है। और यदि नियम विरुद्ध, न्याय के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध, असत्य या गलत जिसको कहते हैं उसके आधार पे यदि कोई विचार क्रिया होती है किसी व्यक्ति में, समाज में, परिवार में, राष्ट्र में, अंतर्राष्ट्र में, तो वो समस्याओं तक पहुंचती है। तो मानव विचार क्रिया के माध्यम से समाधान चाहता है, समस्या नहीं चाहता है। तो जिसको हम लोग विचार क्रिया कह रहे हैं उसका मतलब है व्यवस्था के अर्थ में
अपने अंदर जो आशा विचार इच्छा है उसको नियोजित करना, उसको अंतर्नियोजित करना, यदि ये हमको आता है तो हम जो भी कुछ शिक्षा के माध्यम से ग्रहण करते हैं वो सफल होता है। क्योंकि शिक्षा यदि हमको ज्ञान, विवेक, विज्ञान और विधि व्यवस्था के साथ जोड़ देती है, और यदि हम उससे जुड़ पाते हैं तो हमने शिक्षा में जो भी श्रम लगाया होता है वो सफल होता है। जैसे आप सब विद्यार्थी हैं, आप सब विद्यार्थियों ने अपने बहुत जीवन के बहुत कीमती समय को, जिसमें मुझे लगता है कि 15 साल तो आप लगा चुके होंगे शिक्षा में, और अभी और भी कुछ साल लगाने हैं शिक्षा में, तो ये जो ज़िंदगी का बहुत क्रीम समय होता है, वो क्रीम समय को आप शिक्षा में नियोजित करते हैं, अपने समय को लगाते हैं। आपके माता पिता भी आपको शिक्षित करने के लिए अपने परिश्रम का बहुत बड़ा हिस्सा जो है आपकी शिक्षा में व्यय करते हैं, ताकि आपके अंदर एक स्तर की समझदारी आ जाए। और वो जो समझदारी है वो क्या है, तो व्यवस्था में जीना आ जाए। व्यवस्था में जीना आ जाए यानी आपके स्वयं के अंदर जो आशा विचार इच्छा है वो व्यवस्थित हो। आपको परिवार में जीना आता हो, यानी परिवार व्यवस्था में जीने की समझ आ जाए। आपके अंदर समाज में जीने की समझ आ जाए। आपके अंदर राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र के जो विधि विधान हैं उसके साथ जीने की समझ आ जाए, और पूरी मानव जाति के लिए आपकी कोई उपयोगिता सिद्ध हो जाए। यदि ऐसा कुछ हो पाता है तो ऐसा माना जाता है कि शिक्षा में जो हमने श्रम लगाया, जो माता पिता ने अपना जो बहुत परिश्रम से अर्जित किया हुआ धन लगाया है, वो सफल होता है। और यदि शिक्षा से कन्फ्यूज़न बढ़ गया, परिवार में जीना नहीं आ रहा है, समाज में जीना नहीं आ रहा है, राष्ट्र में जीना नहीं बन रहा है, दूसरे राष्ट्रों में यदि हम किसी बड़े पद पे पहुंच जाते हैं, जैसे मान लीजिए हम मंत्री हो गए, मिनिस्टर हो गए, और इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में हमको काम करना है, या हमारा बिजनेस हो गया, इंटरनेशनल कोई बिजनेस करते हैं, और ये जो हम बिजनेस करते हैं, यदि हमको आपस में रिलेशनशिप का समझ नहीं है तो बिज़नेस सफल नहीं होता, इंटरनेशनल रिलेशनशिप सफल नहीं होती, और कोई ना कोई समस्या पैदा कर देते हैं, अपने देश के लिए भी, मानव जाति के लिए समस्या पैदा कर देते हैं। तो मानव को समझने के लिए एक, मैंने आपसे कहा कि एक समझने का क्षेत्र है, और मानव में जो समझने का क्षेत्र है उसमें एक अनुभव का क्षेत्र है, जो पहले से समझ हमको मिलती है। जब हमारा जन्म होता है तो हमारे परिवार में एक स्तर की समझ होती है, तो जो हमारे परिवार में समझ होती है, हमारे समाज में भी एक स्तर की समझ होती है। हमको कैसे रहना है आपस में, हर परिवार को आपस में कैसे जीना है, इसका एक समझ होती है। हमको कैसे उत्पादन करना है, जैसे हमारे परिवार में यदि खेती होती है तो हमारे परिवार के लोगों को खेती की एक समझ होती है। हमारे परिवार में यदि उद्योग धंधे होते हैं तो हमारे परिवार में उद्योग धंधे कैसे चलाना है उसकी एक समझ होती है। यदि हमारे परिवार के लोग किसी सर्विस सेक्टर में है, एजुकेशन में है, हेल्थ में है, तो उनको एजुकेशन कैसे करना है, चिकित्सा में अपनी भागीदारी कैसे करना, उसकी एक समझ होती है। तो मैंने ये कहा कि हम जब हमने जन्म लिया था उस समय हमारे परिवार के पास एक समझ थी, हमारे समाज के पास एक समझ थी, और ये समझ धीरे धीरे बढ़ती जाती है ना। कैसे बढ़ती है, तो मूल रूप से समझ को बढ़ाने में जो काम होता है वो रिसर्च के माध्यम से होता है, अनुसंधान के माध्यम से होता है, या विचार विमर्श करने के बाद कोई नई थ्योरी हमको पता लगती है, कोई नया आइडियोलॉजी हमको पता लगती है। जैसे एक समय विकसित होते 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 हमको पता लगा कि डेमोक्रेसी का जो विचार है वो बड़ा अच्छा विचार है, जो पहले का जो सामंतवादी जो विचार था उसकी तुलना में ज़्यादा अच्छा है, तो मानव जाति ने प्रजातंत्र के विचार को अपना लिया। जैसे हमको एक समय आज़ादी का आंदोलन करते करते ये लगा कि जो गांधी का विचार है, जिसमें वो सत्याग्रह की बात करते, वो एक अच्छा विचार है, तो हमने अपने आज़ादी के आंदोलन में गांधी के विचार को अपनाया और उसका इम्प्लीमेंटेशन किया। उसके कारण से हमको एक स्तर की सफलता मिली, और गांधी का विचार जो है धीरे धीरे
विश्व में प्रतिष्ठित हुआ। तो ये जो अनुभव यदि हमारा ठीक है, अनुभव का समझ ठीक है, यानी जो नियम न्याय धर्म सत्य विधि विधान संविधान आदि की जो समझ है, जो प्राकृतिक नियमों का जो समझ है, जो हमारी फिजिक्स की समझ है, जो हमारी केमिस्ट्री की समझ है, जो न्यूक्लियर फिजिक्स का समझ है, आदि आदि जो भी समझ है, यदि हम उस समझ का रिस्पेक्ट करते, हम उसको स्मृति में रखते हैं, हम उसके प्रति थैंकफुल रहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने कुछ एक समझ को पहचाना था और उस समझ की रोशनी में अपनी विचार क्रिया को चलाते हैं। यानी हमारा विचार यदि नियम के अर्थ में है, न्याय के अर्थ में है, धर्म के अर्थ में है, सत्य के अर्थ में है, विधि के अर्थ में है, संविधान के अर्थ में है, हमारा जो विचार है वो जीने के अर्थ में, हमारा रिलेशनशिप कैसे अच्छा हो जाए उस अर्थ में, हम संबंधों में मूल्यों के साथ कैसे जी लें उस अर्थ में यदि हमारी विचार क्रिया चलती है, तो हम क्या होता है कि हम व्यवस्था को पहचान पाते हैं, समाधान को पहचान पाते हैं, हम ज्ञान को पहचान पाते हैं, हम विवेक को पहचान पाते हैं, हम विज्ञान को पहचान पाते हैं। और यदि हम ज्ञान विवेक और विज्ञान संपन्न होता है हमारा विचार, तो हमारे अपने अंदर का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो अज्ञान के कारण से होता है, उस कॉन्फ्लिक्ट से मुक्ति मिल जाती, उस भ्रम से मुक्ति मिल जाती है। तो इसीलिए मैंने ये कहा कि मानव में एक बड़ा क्रियाकलाप, पूरे वैश्विक स्तर पे जितने भी मानव हैं उनमें एक समझ का एरिया है, जो आध्यात्मिक और बौद्धिक क्षेत्र, जो अनुभव और विचार के क्षेत्र के योगफल में है। दूसरा जो एरिया है जो मानव के जीने का है, ये मानव समझने के बाद करता क्या है। जैसे अभी आपसे पूछेंगे कि भाई आप क्यों पढ़ रहे हैं, तो आप कहेंगे कि हम पढ़ के कुछ नौकरी करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं, तो पैसे कमाना चाहते हैं। पैसा क्यों कमाना चाहते हैं, तो उत्तर आएगा कि हम अपने संबंध में अच्छे से जी सकें, हम अपने परिवार में अच्छे से जी सकें, है ना, हम सुख से जी सकें, हमारा परिवार सुखी हो और हमारा समाज सुखी हो, इसलिए हम पैसा कमाना चाहते हैं, है ना। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो आप पैसा कमाना चाहते हैं उसका उद्देश्य क्या हुआ, संबंध का निर्वाह करना। तो अल्टीमेटली हम लोग जो भी समझ अर्जित करते हैं उस समझ को व्यवहार में नियोजित करते हैं। व्यवहार का मतलब होता है जहाँ हम संबंध को पहचानते हैं और संबंध का निर्वाह करते हैं। जैसे हमारे माता पिता हम लोगों के साथ संबंध को पहचानते हैं और इसीलिए माता पिता हमको पढ़ाते हैं, हमको शिक्षित करते हैं, समझदार बनाते हैं, हमको व्यवहार सिखाते हैं, यानी व्यवहार में सामाजिक बनाते हैं, हमको स्वावलंबी बनाने का प्रयास करते हैं। हमारे माता पिता हमारे साथ संबंध, बच्चों के साथ संबंध कैसे निर्वाह करते हैं, वो चाहते हैं कि बच्चों में स्वयं में विश्वास आ जाए, बच्चे श्रेष्ठता का सम्मान करना सीख जाएं, उनके बच्चे जो है व्यवहार में सामाजिक हो जाएं, उनके बच्चों में प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन आ जाए और उनके बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, जिसको हम लोग कह रहे हैं स्वावलंबी हो जाएं। ऐसा हर माता पिता चाहता है। तो इसका मतलब है कि संबंध में माता पिता संबंध निर्वाह करते हैं, किसी निश्चित अपेक्षाओं के अर्थ में संबंध निर्वाह करते हैं और ये संबंध निर्वाह जो है कर्तव्य और दायित्व के रूप में रहता है। मानव के यदि संबंध को हम समझने जाएं कि मानव के संबंध का विस्तार कितना है, तो हर व्यक्ति का संबंध हर परिवार के साथ होता है। हर परिवार अपने को परिवार के एक सदस्य के रूप में ही पहचानता है, यानी परिवार रूपी जो इकाई है उसके अविभाज्यता में हर व्यक्ति का आइडेंटिटी होती, पहचान होता है। जैसे हम कोई भी, जैसे मेरा नाम सुरेंद्र पाठक है, पाठक मेरा परिवार है, सुरेंद्र मेरा नाम है ना, जो मेरे परिवार के द्वारा रखा गया।
मेरे परिवार में मेरे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, मेरे बेटे बेटी हैं, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, है ना। इस तरीके से मेरी जो पहचान है वो मेरे माता पिता, भाई बहन, है ना, मेरे अपने बच्चे, पत्नी, और इसके अलावा हमारा परिवार मिल के जो शिक्षा का काम करता है, या हमारे परिवार के कोई सदस्य चिकित्सक का काम करते हैं, डॉक्टर हैं, तो वो सब सम्मिलित पहचान ही मेरी पहचान होती है ना। इसलिए एक व्यक्ति की जो पहचान है वो उसके परिवार के साथ ही होती है। और किसी भी परिवार की पहचान कैसे होती है, जैसे मान लीजिए कि आप में से कई लोग सिख परिवार के हैं, सिख परिवारों से हैं, तो जो सिख समाज है उसकी सम्मिलित पहचान परिवार का पहचान रहती है। और सिख समाज क्या है, तो वो राष्ट्र, भारत एक राष्ट्र है, उसका एक अविभाज्य अंग है। तो इसलिए सिख समाज का पहचान भारत की पहचान के साथ होती है ना। और भारत क्या है, तो भारत बहुत सारे दुनिया में जो राष्ट्र हैं उनके जैसा एक भारत भी राष्ट्र है। तो पूरी मानव जाति के साथ ही हमारी राष्ट्रीय पहचान होती है, यानी अंतर्राष्ट्रीयता के स्तर पे अखंड समाज के रूप में हम भारत के लोग जो हैं उस अखंड समाज की अविभाज्यता में अपने को पहचानते हैं। इस तरीके से मानव में जो संबंध है वो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र में रहता है। और इसीलिए मानव का, हम लोग ऐसा कहते हैं, हर व्यक्ति की एक इंडिविजुअल लाइफ होती है, एक फैमिली लाइफ होती है, एक सोशल लाइफ होती है, एक नेशनल लाइफ होती है, एक इंटरनेशनल लाइफ होती है ना। और इस लाइफ का मतलब क्या है, इस लाइफ का मतलब है कि हम संबंध को पहचानते हैं, उन संबंध का निर्वाह करते हैं, और ये निर्वाह कर्तव्य और दायित्व के निर्वाह के रूप में होता है। कर्तव्य का मतलब होता है हम जिसके साथ संबंध को पहचानते हैं, जैसे माता पिता अपने बच्चों के साथ संबंध को पहचानते हैं, तो उनका दायित्व होता है अपने बच्चे को समझदार बनाना। और उनका जो कर्तव्य होता है अपने बच्चे को स्वावलंबी बनाना, है ना। तो समझदार बनाना और स्वावलंबी बनाना, ये हर माता पिता अपने बच्चे के साथ कर्तव्य दायित्व के निर्वाह के रूप में व्यवहार क्रिया को करता है। ये अनिवार्य है, हर परिवार में होता ही है। ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसमें पेरेंट्स ऐसा काम नहीं करते हैं। ये बात जुदा हो सकती है कि कुछ माता पिता उतना एफिशिएंटली नहीं कर पाते होंगे, लेकिन चाहते तो होंगे ही। तो ये जो व्यवहार का क्षेत्र है इसको हम सामाजिक क्षेत्र कह रहे हैं। तो मानव में एक सामाजिक क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र के बिना मानव का जीना नहीं होता है। कोई कितना भी समझदार व्यक्ति हो, खूब पढ़ लिया हो, खूब उपाधियाँ अर्जित कर ली हों, यदि उसको परिवार समाज में जीना नहीं आता है तो लोग कहते हैं कि ये पढ़ा लिखा गंवार है ना। उसका क्या पहचान बनता है कि पढ़ तो बहुत लिया है इसने, लेकिन इसको जीना नहीं आता है। तो हम पढ़े लिखे गंवार नहीं होना चाहते। हम क्या होना चाहते हैं, हम पढ़ लिख के सामाजिक रूप से जी सकें, परिवार में जी सकें, हमारा परिवार समाज में जी सके, हमारा समाज किसी राष्ट्र के लिए समस्या ना बने, हमारा राष्ट्र जो है पूरी मानव जाति के लिए समस्या ना बने। हम लोग हेलो, कोई प्रश्न पूछा क्या? अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि हमारा राष्ट्र जो है पूरी दुनिया के लिए समस्या ना बने, क्योंकि यदि वो हमारा राष्ट्र किसी के लिए समस्या बनता है तो वो समस्या फिर फैलती है। जैसे अभी दुनिया में हम लोग कई देशों को ऐसा पाते हैं कि वो राष्ट्रीय जीवन नहीं जी पा रहे हैं, और उसके कारण से उनका राष्ट्र जो है आस पड़ोसियों के साथ समस्या बन जाता है। और कई बार ये समस्या इंटरनेशनल टेररिज्म के रूप में पूरी दुनिया की समस्या बन जाती है। ऐसा हम लोगों ने देखा है, बहुत सारे दुनिया के देशों को देखा है। एक समय हमने हिटलर के रूप में देखा था सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में। अभी हम लोग इसको कुछ इस्लामिक कंट्रीज़ में देख रहे हैं जहाँ पे लगातार युद्ध चल रहा है। पिछले 40-50 साल से जो है वो लड़ ही रहे हैं, युद्ध ही कर रहे हैं निरंतर एक दूसरे के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, है ना। डायरेक्ट वार भी है या इनडायरेक्ट वार भी कर रहे हैं ना, प्रत्यक्ष या परोक्ष वार भी जो है वो हम लोग देख रहे हैं।
तो जो राष्ट्र युद्ध में लगे रहते हैं वो अपने राष्ट्र के लिए जो राष्ट्रीय दायित्व है उसका निर्वाह नहीं कर पाते, क्योंकि वो युद्ध में लगे रहते हैं। तो उसके कारण से उन देशों में गरीबी आ जाती है, भुखमरी आ जाती है, अशिक्षा आ जाती है, बेरोजगारी आ जाती है ना। तो सामाजिक स्तर पे बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसीलिए शिक्षा का ये दायित्व है कि शिक्षा जो है हर व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में जीना सिखाए, इंडिविजुअल लाइफ जीना सिखाए, परिवार के रूप में जीना सिखाए, जिसको हम लोग फैमिली लाइफ कह रहे हैं। परिवार में जैसे माता पिता बच्चों के लिए करते हैं, वैसे बच्चों का भी दायित्व होता है कि अपने बुजुर्ग माता पिता के लिए कुछ उनकी सेवा करें, उनका केयरिंग करें, उनका देखभाल करें। यदि ऐसा होता है तो परिवार सुखी रहता है, और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, हम अपने बुजुर्ग माता पिता को छोड़ देते हैं, तो हमारे मानव होने का कोई अर्थ नहीं। मानव होने का अर्थ यही है कि हम अपने बुजुर्ग माता पिता का कुछ सेवा कर पाएँ, है ना। यदि हमको अवसर मिले, है ना, और हमारे माता पिता को सेवा की स्वीकार हो। कई माता पिता ऐसे होते हैं कि वो नहीं स्वीकार करते हैं, अपने को सक्षम बनाए रखते हैं ना, क्योंकि माता पिता अपने संतान से कुछ चाहते नहीं हैं वस्तुतः। ये तो संतान का कर्तव्य है कि कम से कम वो उनकी सेवा करे एक उम्र में, जब वो बुज़ुर्ग हो जाते हैं। यदि सेवा करने का अवसर नहीं है तो कम से कम थैंकफुल हों कि हमारे माता पिता ने हमको पढ़ाया लिखाया, शिक्षित किया, हमारे स्वास्थ्य का ख्याल रखा, हमको सामाजिक पहचान दी, हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाया, है ना। ये सब करते ही हैं। तो इसलिए हम जो भी समझ अर्जित करते हैं, जो मैंने कहा अनुभव और विचार पूर्वक हमारे अंदर जो समझ आती है, उस समझ को हम व्यवहार में अप्लाई करते हैं। और यदि हमको नासमझ मिलती है, मान लीजिए हम शिक्षा में गलत संगत में पढ़ के, है ना, या गलत प्रवृत्तियों में हम फंस जाते हैं। कई बार बच्चों में जो है गलत लोगों का साथ हो जाता है, और उसके कारण से बहुत सारा जो दुष्प्रचार है हमारे यहाँ, खासकर इंटरनेट मीडिया में आजकल बहुत ज़्यादा है, और उन सब आदतों में पड़ जाते हैं, यानी उनमें एक नासमझ विकसित हो जाती है। और ये नासमझ सामाजिक क्षेत्र में आके परिवार में कलह को पैदा करती है, क्लेश को पैदा करती है, और फिर यदि ये बढ़ जाती है तो आतंक को पैदा करती है ना। तो क्लेश, है ना, कलह और आतंक यानी लड़ाई झगड़ा पैदा करती है। फिर कई परिवार ऐसे भ्रमित हो जाते हैं, मान लीजिए कई बार कोई नासमझी कोई एक समाज में फैल जाती है, फिर वो समाज जो है दूसरों के, यानी समाज में कलह का कारण बनता है, समाज में क्लेश का कारण बनता है, समाज में दुख पीड़ा है ना, असंतोष का कारण बनता है, लड़ाई झगड़े का, हिंसा का, अपराध का इसका कारण बनता है ना। तो इसलिए शिक्षा का दायित्व है कि बच्चों को समझदार बनाए, और इसीलिए जो नई शिक्षा नीति आई है, उस नई शिक्षा नीति ने इस बात को पहचाना कि हमको प्राइमरी स्कूल से ही व्यवहार का शिक्षा देना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने व्यवहार की शिक्षा को अनिवार्य किया। इसी प्रकार से जो AICTE है, उसने भी इस बात को महसूस किया कि हमारे बच्चे इंजीनियरिंग का शिक्षा तो पा लेते हैं और प्रोफेशनल डिग्री ले लेते हैं, लेकिन व्यवहार से वो अछूते रह जाते हैं। और इसीलिए AICTE ने इंडक्शन प्रोग्राम के माध्यम से या यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ का एक प्रोग्राम चला के इस व्यवहार की शिक्षा के लिए एक जगह क्रिएट करी, और उन्होंने कहा कि कम से कम बेसिक जो बुनियादी चीज़ें हैं वो बच्चों को पता रहना चाहिए। क्या पता रहना चाहिए? कि वो एक परिवार में जीते हैं, परिवार परिवार के रूप में समाज होता है, समाज समाज के रूप में राष्ट्र होता है, राष्ट्र राष्ट्र के रूप में अंतर्राष्ट्र होता है। इन सब के बीच में एक अंतर संबंध है। यदि इस अंतर संबंध में एक सूत्रता और हार्मोनी, है ना, सामरस्यता बनी रहती है, तो राष्ट्रीय जीवन भी सुखी होता है, अंतर्राष्ट्रीय जीवन भी, सामाजिक जीवन भी सुखी होता है, पारिवारिक जीवन भी सुखी होता है, व्यक्तिगत जीवन भी सुखी होता है। इसलिए व्यवहार का समझ जरूरी है। और मैंने आपको बताया व्यवहार का मतलब होता है मानव मानव के साथ संबंध को पहचानता है, मानव मानव के साथ संबंध निर्वाह करता है। संबंध निर्वाह को यदि हमको समझना है तो हमको परिवार में समझना पड़ेगा। तो परिवार में हर माता पिता कर्तव्य और दायित्व का निर्वाह करते हैं,
कर्तव्य का मतलब होता है अपने संतान को शिक्षित करते हैं, समझदार बनाते हैं। दायित्व का मतलब होता है, और कर्तव्य का मतलब होता है अपनी संतान को व्यवहार में सामाजिक बनाते हैं, उत्पादन में भागीदारी करना सिखाते हैं और स्वावलंबी बनाना सिखाते हैं, ताकि उनका परिवार समृद्ध बना रहे, है ना। जो नई पीढ़ी है उनमें भी समृद्धि रहे। समृद्धि का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक वो उपार्जित कर सकें, अर्थोपार्जन कर सकें, या आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर सकें। यदि किसी समाज में आवश्यकता से कम उत्पादन होता है, उस समाज में दरिद्रता होती है। किसी देश में आवश्यकता से कम उत्पादन होता है, वो देश जो है दरिद्र होता है, गरीब देश होता है। हम किसी गरीब देश के नागरिक हैं, ऐसा एहसास हमको दुख देता है ना। हमारा समाज गरीब है, दरिद्र है, ये एहसास हमको दुख देता है। और हमारा समाज जो है समृद्ध है, आवश्यकता से अधिक है उसके पास, और जब आवश्यकता से अधिक होता है तभी वो समाज जो है उपकार का काम करता है। जैसे मैं पंजाब में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि गुरुद्वारों में लंगर चलते हैं। तो लंगर कौन समाज करा सकता है? जो समृद्ध है, जिसके पास अपने खाने पीने के लिए पर्याप्त है, और वो समाज के लिए जो है भोजन उपलब्ध कराता है, यानी अपनी समृद्धि का सदुपयोग करता है। इसलिए समृद्धि एक अनिवार्य हिस्सा है। जैसे मैंने एक बात और पाई कि जो सिख परिवार है ना, उनमें भीख मांगने का प्रवृत्ति नहीं है। लेकिन आप बहुत दूसरे राज्यों में जाएंगे तो हज़ारों की संख्या में रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, बाज़ारों में लोग भीख मांगते हुए घूमते हैं, है ना। तो कम से कम एक समझ है सामाजिक स्तर पे कि हमारे यहाँ यदि कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो हम उसका जीविकोपार्जन का व्यवस्था कर देंगे, ऐसा एक समाज में समझ है। इसलिए वहाँ दरिद्रता उस तरीके से नहीं दिखती है पंजाब में जैसी और जगह दिखती है, क्योंकि दरिद्रता स्वीकार नहीं होती है। हमारे समाज के लोग भीख मांगें ये हमको अच्छा नहीं लगता है ना। हमारा परिवार गरीब हो ये भी हमको स्वीकार नहीं होता है। हमारा परिवार अभाव में जिए ये हमको स्वीकार नहीं होता। इसलिए हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो समृद्ध हो, उसका परिवार समृद्ध हो, उसका समाज समृद्ध हो, राष्ट्र समृद्ध हो, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मानव जाति को भी कोई कमी महसूस ना हो। इस तरीके से समृद्धि सभी प्रकार का जो जीवन है मानव जाति में, उनका समृद्धि एक लक्ष्य होता है। और ये समृद्धि का लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र में एक सूत्रता होती है। और ये एक सूत्रता कैसे आ सकती है? ये न्याय के साथ ही आ सकती है। यदि न्यायपूर्ण व्यवहार होता है तब एक सूत्रता आती है, हार्मोनी आती है, सामरस्यता आती है। यदि परिवार में न्याय नहीं होता है, समाज में न्याय नहीं होता है, राष्ट्र में न्याय नहीं होता है, अंतर्राष्ट्र में न्याय नहीं होता है, तो सारे जो सूत्र हैं वो टूट जाते हैं। मानव जाति विखंडित हो जाती, टुकड़े टुकड़े में हो जाती है। और उनमें जो हार्मोनी होती है, सामरस्यता होती है, जो जीने का माधुर्य होता है, वो द्वेष में, हिंसा में, विरोध में बदल जाता है। अब हम यदि अपने आप से पूछें कि क्या हम विरोध में, हिंसा में, द्वेष में जीना चाहते हैं, या हम सुख, शांति, संतोष के साथ जीना चाहते हैं, या हम समाधान, समृद्धि, अभय के साथ जीना चाहते हैं, तो उत्तर यही आता है कि हम समाधान, समृद्धि, अभय के साथ, सुख, शांति, संतोष के साथ जीना चाहते हैं, ना कि हम बैर विरोध, लड़ाई झगड़े, हिंसा, द्वेष, है ना, अपराध, शोषण, इस विधि से जीना चाहते हैं। तो इसलिए जीने को समझना पड़ेगा दोस्तों। यदि हम जीने को नहीं समझ पाते हैं तो हमारे पढ़ने लिखने का कोई अर्थ नहीं बचता है। हमारी जो हम विचार के रूप में हमारे पास जो ताकत है, जिसको हम ज्ञान शक्ति भी बोलते हैं, तो हमारी ज्ञान शक्ति का भी कोई अर्थ नहीं है यदि हमको ज्ञान शक्ति का सदुपयोग करना नहीं आता है। तो ज्ञान शक्ति का सदुपयोगता क्या है कि हम व्यवहार में सामाजिक हों, हम व्यवहार में न्यायपूर्वक जी सकें, हम अपने परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र में उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर सकें, अपने कर्तव्य का पालन कर सकें, अपने दायित्वों का निर्वाह कर सकें। यदि ये सब होता है, इसी को कहते हैं न्याय के साथ जीना। न्यायपूर्ण व्यवहार की निरंतरता को बनाए रखना, इसी को सभ्यता भी कहते हैं। तो सभ्यता का मतलब है कि हमको व्यवहार में जीना आता है, परिवार में जीना आता है। हम लोग सब संबंधों में ही होते हैं,
संबंध विहीन कोई मानव नहीं होता और अकेले में किसी की पहचान नहीं होती। अकेले व्यक्ति की कोई भी जो पहचान होती है वो आधी अधूरी रहती है। अकेले व्यक्ति में कोई सार्थकता का प्रकाशन नहीं होता है। जब तक कुछ व्यक्ति मिल के काम नहीं करते हैं तब तक उनमें कोई सार्थकता निकलती नहीं। अकेले व्यक्ति में, जिसको हम लोग ममता, वात्सल्य, प्रेम, स्नेह कहते हैं, उसका भी पहचान नहीं होता। ममता का पहचान कहाँ होता है? माता पिता और पुत्र पुत्री के बीच में ममता का पहचान होता है। जैसे स्नेह को हम कहाँ पहचानते हैं? भाई बहनों के बीच में स्नेह को पहचानते हैं ना, या पति पत्नी के बीच में स्नेह प्रेम को पहचानते हैं। सम्मान को कहाँ पहचानते हैं? विश्वास को कहाँ पहचानते हैं? मित्रों के बीच में, साथी सहयोगियों के साथ हम परस्पर विश्वास को, परस्पर सम्मान को पहचान पाते हैं। प्रश्न ये है, हम विश्वास, सम्मान, ममता, वात्सल्य, गौरव, कृतज्ञता, श्रद्धा, प्रेम, स्नेह के साथ जीना चाहते हैं या इसके विपरीत जीना चाहते हैं? हम क्या ऐसा जीना चाहते हैं कि हमारे संबंधों में अविश्वास रहे, हमारे संबंधों में एक दूसरे का सम्मान ना रहे, एक दूसरे का प्रेम ना रहे, हम आपस में एक दूसरे से प्रेम ना करें? हम ऐसा जीना चाहते हैं? हमारी माँ हमसे ममता ना करे, हमारे पिता वात्सल्य पूर्वक ना रहें, हम ऐसा चाहते हैं? हम कैसा समाज चाहते हैं? तो उत्तर अपने अंदर से ही उत्तर आता है। इसके लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि हम पूछते भी हैं, जैसे हम किसी धर्माचार्य से पूछते हैं, है ना, या हम गुरु ग्रंथ साहिब में जाके उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो हमको यही उत्तर मिलता है, प्रेम से जीना है, मिलजुल के जीना है, आपस में सहयोग करके जीना है, एक दूसरे के साथ प्रेम करके, है ना, एक दूसरे के साथ सम्मान पूर्वक जीना है। ये शिक्षाएं हमको मिलती हैं। तो ये शिक्षाएं यदि हमारे आचरण में उतरती हैं तो हमारा जीवन सुखी होता है, और यदि ये शिक्षाएं हमारे आचरण में नहीं उतर रही हैं, इसका मतलब है हम अपनी विचार शक्ति का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। और यदि हम विचार शक्ति का सही उपयोग करते हैं तो हम संबंध को पहचान सकते हैं, हम अपने संबंधों का या सामाजिक जीवन का विस्तार कर सकते हैं, और सामाजिक जीवन में विश्वास, सम्मान, ममता, वात्सल्य, स्नेह, कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा, प्रेम पूर्वक जी सकते, एक दूसरे का सहयोग करके, सहभागी होकर, सहकारिता पूर्वक जी सकते। हम दूसरों के सुख का स्रोत बन सकते हैं, दूसरों के लिए शांति का स्रोत बन सकते हैं, दूसरों के सम्मान को हम सुनिश्चित कर सकते हैं, हम दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक जी सकते हैं। और यदि हम ऐसा जीते हैं तो जैसा हमने कहा कि हम सुखी होते हैं, हमारे अंदर शांति होती है, संतोष होता है, हमारे अंदर वैचारिक रूप से समाधान रहता है। हम आपस में जब मिलजुल के जीते हैं तो हमारे परिवार में गरीबी नहीं होती, क्योंकि जब मिलजुल के कोई उत्पादन करते हैं तो हर परिवार आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर लेता है। यदि परिवारों में आपस में झगड़े नहीं रहते हैं तो समाज भी समृद्ध रहता है, समाज में भी समाधान रहता है, लड़ाई झगड़े नहीं होते। अभी हम लोग देख रहे हैं कि समाज में लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति बढ़ रही है, द्वेष की भावना बढ़ रही है, हिंसा बढ़ रही है, और इसीलिए अदालतों में केस बढ़ रहे हैं, और इसीलिए पुलिस की ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही है। हालांकि पुलिस कोई समाज को जीना नहीं सिखाती है, केवल लड़ने वाले को दूर दूर कर देती है। एक कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से लड़ने वाले लड़े नहीं, उसके लिए दंड विधि का उपयोग करके या प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करके लड़ाई को रोकने का प्रयास करती है। लेकिन पुलिस समझदार तो नहीं बना सकती। समझदार बनाने का काम जो है वो शिक्षा का ही होता है, और शिक्षा के साथ साथ हर व्यक्ति का भी होता है। यदि वो व्यक्ति जो शिक्षा है उसको आत्मसात करता है, उसको व्यवहार में नियोजित करने का प्रयास करता है ना। तो मैंने आपको मानव जाति के तीसरे आयाम के बारे में बताया, जो व्यवहार का आयाम है, और हम जन्म से ही संबंध में रहते हैं। हमारा जन्म भी संबंध पूर्वक होता है, हमारे माता पिता के संबंध पूर्वक हमारा जन्म होता है। और हम जैसे ही जन्म होता है हम अपनी माँ को पहचानते हैं, पिता को पहचानते हैं संबंध के रूप में, अपने भाई बहनों को पहचानते हैं, अपने चाचा काका, है ना, मामी
और चाची आदि को पहचानते हैं, अपने ताऊ को पहचानते हैं। इस तरीके से हम संबंध को ही पहचानते हैं। संबंध के बीच में ही जन्म होता है और इसीलिए संबंध में जीना ही जन्म से मृत्यु तक एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसी को हम कह रहे हैं कि ये सामाजिक क्षेत्र है। इसी सामाजिक क्षेत्र में एक नियमित जीवन जीने के लिए हम लोग सोशल साइंसेस को पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी को पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस को, इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, ताकि हम सोशल फील्ड में समझदार हो सकें। हुए या नहीं हुए ये अलग एक मूल्यांकन का विषय है। कहीं ना कहीं शिक्षा में कोई कमी है, इसलिए सामाजिक क्षेत्र में हमको जीने की समझ जो है शिक्षा उपलब्ध नहीं करा पा रही है। और मैंने आपसे कहा इस बात को लेके पूरा जो वैश्विक जगत है वो चिंतित है और जो भी समाज में संवेदनशील लोग हैं, जो समाज के अच्छे लोग हैं, उनमें ये चिंता है कि कैसे जो नई जनरेशन है उसमें सामाजिक सरोकार आए, उनमें पारिवारिक जीवन उनका अच्छा हो और वो राष्ट्र में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकें, है ना, एक सार्थक भूमिका का निर्वाह कर सकें। और इसीलिए शिक्षा में व्यवहार शिक्षा को, मूल्य शिक्षा को, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ को, है ना, संस्कृति सभ्यता की जो शिक्षा है उसको जो है सुनिश्चित कर सकें। तो इसके बाद जो चौथा क्षेत्र है, तो चौथा क्षेत्र है जिसको हम लोग व्यवसाय का क्षेत्र कहते हैं। व्यवसाय का क्षेत्र प्राकृतिक क्षेत्र है। प्राकृतिक क्षेत्र मानव से कैसे जोड़ता है? हर मानव श्रम पूर्वक उत्पादन का कार्य करता है और ये उत्पादन क्यों करता है? अर्थोपार्जन के लिए करता है। अर्थोपार्जन क्यों करता है? क्योंकि शरीर का पोषण करना है, शरीर का संरक्षण करना, क्योंकि हमको भूख लगती है, हमको प्यास लगती है ना, तो हमको आहार चाहिए, हमको फल चाहिए, हमको सब्जियां चाहिए, हमको खाने पीने की ढेर सारी वस्तुएं चाहिए, है ना। तो इसलिए हम उत्पादन करते हैं। दूसरा, हम उत्पादन क्यों करते हैं? क्योंकि हमको अपने शरीर का संरक्षण चाहिए, हमको एक घर की आवश्यकता है, तो हमको घर बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन करना पड़ता है। घर का भी उत्पादन करना पड़ता है, घर बनाना, घर का निर्माण करना, है ना, ये भी एक उत्पादन क्षेत्र माना जाता है। फिर घर में रहने के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनका उत्पादन करना पड़ता है। इसलिए व्यवसाय भी मानव के क्रियाकलाप का एक अनिवार्य हिस्सा है। आप इसकी उपेक्षा करके नहीं जी सकते, और जो लोग इसकी उपेक्षा करके जीते हैं वो अर्थोपार्जन नहीं कर पाते हैं। अर्थोपार्जन नहीं कर पाते हैं तो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, गरीब होते हैं, दरिद्र होते हैं, है ना। उनमें एक अतृप्ति बनी रहती है, उनमें गरीबी के रूप में एक अतृप्ति बनी रहती है, या अपने उनके शरीर के पोषण के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो उपलब्ध नहीं होती, जिसको कहें पौष्टिक आहार उनको उपलब्ध नहीं होता है। वो औषधियाँ आवश्यक पड़ने पे जो औषधियाँ हैं वो नहीं खरीद पाते हैं क्योंकि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है, व्यवहार के साथ साथ मानव में व्यवसाय भी एक अनिवार्य क्रियाकलाप है। तो मानव के यदि बहुत सारे डायमेंशंस को देखते हैं तो मैंने कहा अनुभव एक डायमेंशन है, विचार दूसरा है, व्यवहार तीसरा है और व्यवसाय चौथा डायमेंशन है। व्यवसाय रूपी जो क्रियाकलाप है उसका जो मूल प्रयोजन है वो शरीर का पोषण संरक्षण करना, मानव शरीरों का, है ना। जैसे आपके परिवार में 10, 12, 15 जो भी लोग हैं, उन सब के लिए आहार की एक आवश्यकता है। जो परिवार के लिए एक निश्चित रूप से आहार की आवश्यकता है, आवास की आवश्यकता है, और आवास के अंदर जो बहुत प्रकार के संसाधन हैं, जैसे हम लोग खाना बनाने के बर्तन है, फर्नीचर है, आदि आदि, उन सब के भी उत्पादन के लिए मानव को प्रकृति में श्रम करना पड़ता है। प्रकृति में श्रम पूर्वक मानव अर्थोपार्जन करता है। पैसे कमाने से ये उत्पादन नहीं होता है। कई, जैसे हम लोग सोचें कि शेयर बाज़ार में सब लोग बिजनेस करने लगें, तो शेयर बाज़ार में आप पैसा करके कागज़ के नोट इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन आपको पेट तो उससे नहीं भरेगा। पेट के लिए तो आपको खाद्यान्न ही पैदा करना पड़ेगा, उसमें गेहूँ, चावल, दाल, है ना, यही, और सब्जियाँ, फल फूल, यही सब चीज़ें आपको आवश्यक हैं। इसलिए जो जीडीपी है वो भी उत्पादन से ही तय होती है ना, जिसको हम जीडीपी राष्ट्रीय स्तर पे कहते हैं, वो उत्पादन के माध्यम से ही तय होती है। इसलिए हम
उत्पादन की क्रिया को हमको निरंतर बनाए रखने की आवश्यकता है। अभी हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि जो शिक्षा जगत है वो एक ऐसी मानसिकता का निर्माण करता है जिसमें बच्चे उत्पादन की मानसिकता से दूर हट जाते हैं। उनको हीनता लगती है, उनको लगता है कि खेती करना तो हीनता का काम है, नौकरी करना बहुत बड़ी बात है, और बिना कोई श्रम करके पैसे कमाना ये बहुत चालाक लोगों का काम है, होशियार लोगों का काम है। जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। हम लोग एक समय जब ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था तो हम लोग ऐसा मानते थे, उत्तम खेती मध्यम व्यवसाय, उत्तम खेती मध्यम व्यवसाय, अधम चाकरी, जिसको हम लोग आज नौकरी को बहुत प्रतिष्ठित किया है, उसको लोग कहते थे अधम चाकरी। और भीख निदान, भीख का मतलब हम जब गरीब रहते हैं तो भिक्षा मांग के जीना पड़ता है, वो केवल निदान है। एक प्रकार से समाज भिक्षा दे के उनको जिंदा बनाए रखने में मदद करता है ताकि वो जिंदा बने रहें। तो इसलिए व्यवसाय एक अनिवार्य क्षेत्र है। व्यवसाय का मतलब होता है प्राकृतिक ऐश्वर्य पर, जो भी नदी, पहाड़, ज़मीन आदि है ना, और उन सब जो प्राकृतिक ऐश्वर्य है उस पर अपनी बौद्धिकता का नियोजन करके, बौद्धिकता किस रूप में नियोजन होती है? निपुणता, कुशलता, पांडित्य के रूप में, है ना। उसका नियोजन करके हम अर्थोपार्जन करते हैं, अर्थोपार्जन पूर्वक हम समृद्ध होते हैं। तो व्यवसाय का कार्यक्रम समृद्धि के लिए है। और समृद्धि से क्या आता है? समृद्धि से व्यवहार नहीं आता है। समृद्धि से केवल आपके रोटी, कपड़ा, मकान की जो आवश्यकता है वो आवश्यकता से अधिक के रूप में पूरी हो जाती है। जितना आपको साल भर के लिए खाद्यान्न चाहिए उससे ज़्यादा उपलब्ध हो जाता है। जितना कपड़ा चाहिए, जितना मकान चाहिए, है ना, वो सब हम आवश्यकता को, जितने साधन चाहिए उन सब को हम पूरा कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से मानव का जीने का जो चौथा आयाम है वो व्यवसाय है। इन चारों आयामों में, है ना, आध्यात्मिक क्षेत्र, बौद्धिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, प्राकृतिक क्षेत्र में यदि एक सूत्रता है, हार्मोनी बनी रहती है, तब हम कह सकते हैं कि मानव जाति सुखी है, मानव जाति समृद्ध है, मानव जाति जो है भय मुक्त है। यदि मान लो किसी देश में उत्पादन कम होता है, वहाँ के सामाजिक जीवन में भय आएगा, है ना। यदि किसी समाज में बौद्धिक रूप से कमजोरी होती है, बौद्धिक रूप से नासमझी आती है, कट्टरता आती है, आतंकवाद की ओर जो है प्रवृत्ति बनती है, तो वो सामाजिक जीवन में भय को फैलाएगा, आतंक को फैलाएगा, है ना। और भय और आतंक के रूप में जो अपराध को फैलाएगा। तो ये जो भय, आतंक, अपराध आदि है, उससे फिर जो प्राकृतिक क्षेत्र है वो भी डिस्टर्ब होगा। तो इसका मतलब है कि हमको इस बात को समझना होगा कि जिसको हम जीना कहते हैं वो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र के सह अस्तित्व में ही होता है। यदि ये सह अस्तित्व बना रहता है तो मानव जाति सुखी रहती है, नहीं तो मानव जाति लड़ती आती है, युद्ध करती आती है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि मानव जाति में दो प्रवृत्तियाँ ज़्यादा दिख रही हैं। एक तो द्वेष बढ़ रहा है, धर्म धर्म के बीच में, जाति जाति के बीच में, समुदाय समुदाय के बीच में, राष्ट्र राष्ट्र के बीच में, है ना, भाषा भाषावादों के बीच में, है ना। मराठी वाला जो है वो किसी दूसरी भाषा वाले से नफ़रत करता है, गुजरात वाला किसी से करता है, हिंदी वाला किसी और से नफ़रत करता है ना। इस तरीके से हम द्वेष भाव को देख रहे हैं। और ये द्वेष भाव क्यों हैं? क्योंकि हमको जीने की समझ नहीं है, हमारे जीने का कोई लक्ष्य नहीं है। हमने जीने के लक्ष्य को इतना ही मान लिया है कि हमको पैसा कमाना है और उसको होटलों में खर्च करना है, फिल्मों में खर्च करना है, इधर उधर घूमने में खर्च करना है। तो हमारा जो पैसा कमाने का जो लक्ष्य है वो, जिसको कहते हैं कि हमने उस जो भी हमने अर्जित किया उसको मट्टी में मिला दिया। ऐसा जो परिश्रम से आप अर्जित करते हैं, क्योंकि यदि आप व्यवस्था में नहीं जीते हैं, अव्यवस्था में मनमानी तरीके से जीते हैं, व्यक्तिवादिता के तरीके से जीते हैं, तो आप सुखी तो नहीं हो सकते। आपको ऐसा लगता है कि हम सुखी हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जब आप परिवार से हट के अपने सुख की कल्पना करते हैं और उस सुख को भोगने के लिए अपने को लगाते हैं, तो धीरे धीरे परिवार संबंधों में ड्राइनेस आ जाती है। धीरे धीरे परिवार संबंधों में जो माधुर्य होता है,
जो उसका सुख होता है वो सुख कम होता जाता है। और जब वो सुख कम हो जाता है और दूसरे संबंधी भी फिर आपको ऐसा मान लेते हैं कि आपको उनसे कोई मतलब नहीं है, तो फिर वो संबंध में दूरी बन जाती है और फिर ये दूरी आपको अकेलेपन में ले जाती है। अभी पूरी दुनिया में अमेरिका जैसे देश में भी लोनलीनेस एक बहुत बड़ी समस्या है। लोनलीनेस क्यों समस्या है? क्योंकि सामाजिक क्षेत्र की समझ जो है यूरोप अमेरिका में काफ़ी ख़त्म हो गई। तो परिवार टूट गए, फैमिली टूट गए, कुटुंब टूट गया, जिसको सोशल डिसइंटीग्रेशन कह रहे हैं ना, सामाजिक विघटन हो गया। सामाजिक विघटन हो गया तो लोग अकेले अकेले में जीने लगे। अभी कोरोना टाइम में आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी खाने का जो बड़ा स्टॉल होता है या दुकान या रेस्टोरेंट होटल आदि होता है, वहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं लोगों को खाने के लिए। हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे यहाँ परिवार है, तो हम लोग अपने परिवार में ही खाना बना लेते हैं। अब जो लोग अकेले रहते हैं उनका परिवार नहीं है, तो उनके लिए तो खाना बनाना एक समस्या है। अब लॉकडाउन में जो है वो खाना बनाना, होटल बंद हो गए तो समस्या हो गई। तो जिसको हम लोग लोनलीनेस कहते हैं वो सामाजिक समस्याओं को, राष्ट्रीय समस्याओं को भी जन्म देता है। यदि आप व्यक्तिवादिता के आधार पे मनमानी तरीके से जीते हैं तो परिवार का टूटना निश्चित है। परिवार का टूटेगा तो आपको दुख होगा, आप अकेले हो जाएंगे। और अकेला आदमी जब संबंध में नहीं जीता है, यदि किसी के जीवन, जैसे मान लो किसी बच्चे को अपने माँ से प्यार नहीं है, तब उसको काय से प्यार होगा? तो उसको गाड़ियों से प्यार होगा, है ना, उसको खाने पीने की चीज़ों से प्यार होगा, उसको घूमने फिरने से प्यार होगा। अपनी माँ का जो प्यार है उसको प्यार नहीं लगेगा। तो इसका मतलब है कि यदि संबंधों में न्याय के साथ जीते हैं तो जो विलासिता की प्रवृत्ति है वो कम होती है। बल्कि संबंध में यदि हमारे संबंध प्रगाढ़ बने रहते हैं तो हमारा सुख भी रहता है और विलासिता की प्रवृत्ति नहीं होती। विलासिता की प्रवृत्ति क्या करती है? आपके सामाजिक पारिवारिक जीवन को तो नष्ट करती है, आपके शरीर को भी नष्ट कर देती। एक समय के बाद आपकी जो शरीर की जो ताकत होती है, इंद्रियों की जो ताकत होती है, उसका भी क्षय कर देती है, उसको भी नष्ट कर देती है। हम एक प्रकार से जिंदा लाश के रूप में बन जाते हैं। हम एक प्रकार से मानव होने के सुख को पहचान नहीं पाते हैं, है ना। तो इस तरीके से मैंने आपके सामने ये बात रखी कि मानव के जीने के 4 आयाम हैं: अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय। इन्हीं को हम कह रहे हैं कि मानव के 4 आयाम आध्यात्मिक क्षेत्र, बौद्धिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और प्राकृतिक क्षेत्र में हैं। ये जो अनुभव का क्षेत्र है, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि मानव नियम, न्याय, धर्म, सत्य के साथ, है ना, उसके साथ जीने की जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, उसी को कह रहे हैं कि वो अनुभव है। अनुभव ही विधि के रूप में रहता है, जिसको हम लोग विधि कहते हैं। इसके बाद ये कहा कि यदि आपका विचार नियम, न्याय, धर्म, सत्य के साथ चलता है, नियम के अर्थ में आपकी विचार, आशा, विचार, इच्छा, क्रिया का नियोजन, अंतर नियोजन होता है, तो आप व्यवस्था को पहचान पाते। न्याय के लिए यदि आशा, विचार, इच्छा का नियोजन होता है तो आप व्यवस्था को पहचान सकते। धर्म के लिए यदि आपकी आशा, विचार, इच्छा का नियोजन होता है तो आप सत्य को पहचान सकते हैं, आप व्यवस्था को पहचान सकते हैं, है ना। सत्य के लिए होता है तो आप सहअस्तित्व को पहचान सकते हैं, यूनिवर्सलिटी को पहचान सकते हैं। यूनिवर्सलिटी को पहचानने से विचार पूरा हो जाता है। विचार संकीर्णता में तृप्त नहीं होता है ना, सीमा में तृप्त नहीं होता है। यदि वो यूनिवर्सलिटी को, सार्वभौमिकता को पहचानता है, सार्वभौमता को पहचान लेता है, सार्वभौमता सिद्धांत के रूप में और नियमों के रूप में, जिसको लॉ कहते हैं, नेचुरल लॉ कहते हैं, उनके रूप में सार्वभौमिकता होती, उसका पहचानने से विचार क्रिया का जो श्रम है वो विश्राम में बदल जाता है। ऐसा समझदार आदमी मानसिक रूप से विश्राम में रहता है, उसमें अंतर्विरोध खत्म हो जाता है। अंतर्विरोध नहीं होने से उसमें तनाव नहीं रहता, टेंशन नहीं रहता, इसलिए वो निरंतर शांति से जी सकता है। ऐसा व्यक्ति ही सामाजिक क्षेत्र में जब जीता है तब वो परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र में सामाजिक जीवन को, पारिवारिक जीवन को सफलतापूर्वक जी पाता है।
और अपने पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय जीवन में सुख का स्रोत बनता है। वो दुख का स्रोत नहीं बनता है। वो अपराध का, हिंसा का, शोषण का, है ना, आतंक का स्रोत नहीं बनता है। वो दूसरों को दुख बांटने वाला नहीं बनता है, सुख बांटने वाला बनता है। क्योंकि आप सुख को जितना बांटेंगे आपका सुख उतना बढ़ेगा। तो इसलिए सुख से सुख बढ़ता है। और यदि हमारे पास सुख है ही नहीं तो जो होता है वो हम बांटते हैं। जैसे हमारे पास नासमझी है तो हम नासमझी फैलाते हैं, हमारे पास दुख है तो हम दुख फैलाते हैं, हमारे पास दरिद्रता है हम दरिद्रता फैलाते हैं, हमारे पास अज्ञान है तो अज्ञान फैलाते हैं, हमारे पास यदि भ्रम है तो हम भ्रम फैलाते हैं। तो हमको अपने से ही पूछना है कि हम भ्रम फैलाने वाले, अज्ञान फैलाने वाले, पीड़ा दुख फैलाने वाले व्यक्ति के रूप में अपने को बनाना चाहते हैं, या हम समाधान फैलाने वाले, ज्ञान फैलाने वाले, लोगों को जीने की समझ फैलाने वाले व्यक्ति के रूप में अपने को बनाना चाहते हैं। ये हमको विचार करना चाहिए। क्योंकि यदि हम ऐसा विचार करते हैं तो शायद हम सही दिशा को पकड़ सकते हैं। तो और चौथी बात हमने ये बताई कि व्यवहार भी एक अनिवार्य क्रिया है। तो इसलिए संपूर्ण मानव के जीने के जो आयाम हैं वो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र में अनुभव, विचार, व्यवहार, व्यवसाय के रूप में फैले हैं। इन सब की एक सूत्रता और समन्वय से ही अभ्युदय होता है, जागृति होती है ना। और इसी को मैंने कहा कि अनुभव को विधि कहते हैं, विचार को संस्कृति कहते हैं। यदि विचार में ज्ञान है, विचार में विवेक है तो संस्कृति है। यदि विचार में अज्ञान है, भ्रम है तो अपसंस्कृति है, कुसंस्कृति है। इसी प्रकार से व्यवहार में न्याय है और व्यवहार में मूल्य हैं, व्यवहार में विश्वास, सम्मान, प्रेम, स्नेह, ममता, वात्सल्य है तो हम सभ्य हैं, नहीं तो असभ्य हैं, है ना। तो हमको सभ्य होना है या असभ्य होना है ये हमको ही तय करना है। तो जो सभ्यता का पहचान है वो व्यवहार में, यानी संबंधों में न्यायपूर्वक जीने से सभ्यता का पहचान होता है। उसी तरीके से प्राकृतिक क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने के लिए हम लोग 3 प्रकार की नीतियों को अपनाते हैं। एक नीति है जिसको कहते हैं अर्थनीति, दूसरा है राज्य नीति और तीसरा है जिसको धर्म नीति कहते हैं। तो अर्थनीति का मतलब होता है अर्थोपार्जन को सुनिश्चित करना। राजनीति का मतलब होता है जो भी हम अर्थ को उत्पादन करते हैं, तन मन धन के रूप में अर्थ होता है, अर्थ का जो उत्पादन करते हैं उसकी सुरक्षा के लिए राजनीति होती है। और जो भी हम पैदा करते हैं तन मन धन के रूप में, जो भी अर्थ पैदा करते हैं उसके सदुपयोग के रूप में धर्म नीति होती है। यदि हम पैदा करते हैं और उसका हमको सदुपयोग पता नहीं होता तो उसका उपयोग फिर विलासिता में, अपराध में, हिंसा में, शोषण में, है ना, दिखावे की ज़िंदगी में, उसमें खर्च होता है। और वो एक समय के बाद दुख देने लगता है। न केवल स्वयं को दुख देता है, परिवार को दुखी करता है, समाज को दुखी करता है। तो इसीलिए व्यवसाय रूपी क्रिया का एक हिस्सा है अर्थनीति, अर्थव्यवस्था, दूसरा हिस्सा है राजनीति, राज्य व्यवस्था, और तीसरा हिस्सा है जिसको हम लोग धर्म नीति, धर्म व्यवस्था कहते हैं। धर्म नीति का मैंने आपको मतलब बताया कि जो भी मानव अर्थोपार्जन करता है उसकी सदुपयोगता के अर्थ में धर्म नीति होती है। उसका सदुपयोग, जैसे यदि मान लीजिए हमारे पास जो भी प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, हमारे जंगल हैं, हमारे वन जीव हैं, हमारी वनस्पतियाँ हैं, नदी है, हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं जैसे खनिज हैं, यदि हम इसका सदुपयोग नहीं करते हैं तो एक समय के बाद हम इनसे वंचित हो जाएंगे। इनकी सुरक्षा नहीं करते हैं तो भी यही होगा। यदि हम सुरक्षा नहीं करते हैं, जैसे हम जंगलों की सुरक्षा नहीं करते, वन्य जीव की सुरक्षा, नदियों की सुरक्षा नहीं करते हैं, हम एक दिन नदियों से वंचित हो जाएंगे। मैंने देखा कि मुंबई और दिल्ली में, जैसे दिल्ली में यमुना नदी है वैसे ही मुंबई में एक नदी है, वो नदी जो है एक बड़े नाले में कन्वर्ट हो गई। तो जो पहले वो नदी स्वच्छ पानी देती थी मानव के पीने के लिए, जानवरों के निस्तार के लिए, वो एक गटर के रूप में हो गई है। ना पक्षी उसका उपयोग कर सकते हैं, ना मानव, ना खेती किसानी के लिए उपयोग हो सकता है। नाम उसका मीठी नदी है लेकिन अभी वो गटर हो गई है ना, क्योंकि हमने उसकी सुरक्षा नहीं की। जैसे दिल्ली में हम यमुना की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, इसके कारण से यमुना नदी जो है गटर में बदल गई। धीरे धीरे हमारी गंगा नदी की हम सुरक्षा, सदुपयोगता को सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं,
तो हमारी नदियाँ जो हैं वो ख़राब हो गई। और इस सब के साथ लगभग मेरा समय पूरा हो रहा है, लेकिन मैं एक दो बातें और कहना चाहता हूँ। वो ये कहना चाहता हूँ कि हम अपनी बौद्धिकता का प्रयोग जो है वो मानव जाति को युद्ध से, अपराध से, शोषण से मुक्ति के लिए करना चाहते हैं, या हम अपनी बौद्धिकता का उपयोग जो है मानव जाति के लिए समस्या पैदा करने के लिए, प्रदूषण पैदा करने के लिए हम ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं जो और ज़्यादा समस्या को पैदा करती है। दोस्तों, अभी स्थिति ये हो गई है मानव जाति में कि हम लोग एक समय संयुक्त राष्ट्र संघ में ये कहते थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है हम थोड़ा बहुत ऐसा विकास करते रहें जिससे थोड़ा बहुत प्रदूषण होगा, जिसको नेचर जो है सस्टेन कर लेगा, है ना। क्योंकि नेचर में एक प्रकार से सस्टेनेबिलिटी होती, जैसे हम जो भी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं उसको जो है जो वनस्पति संसार है उसको पचा के ऑक्सीजन हमारे लिए कर देता है। तो यदि ये प्रोसेस बना रहता है तो हम कहते हैं कि ये सस्टेनेबिलिटी है। लेकिन अभी हम लोग जितनी बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को पैदा कर रहे हैं पेट्रोलियम पदार्थों को जला के या कोयले को जला के, और जंगलों को काट रहे हैं, तो मतलब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड थी इसको पचाने का काम जो जंगल करते थे वो जंगलों को काट रहे हैं। तो दोनों तरफ से असंतुलन पैदा हो रहा है। एक तरफ हम CO2 बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ जंगल काट रहे हैं। तो उसके कारण से जो इनका संबंध है, जिसके कारण से एक प्रकार से प्राकृतिक नियंत्रण था, संतुलन था, वो असंतुलन में बदलता जा रहा है, अनियंत्रण में बदलता जा रहा है। तो इसलिए हम लोग शिक्षित होके, समझदार होके व्यवहार में जीना सीखें, और व्यवसाय के रूप में जो हम अपनी बौद्धिकता का प्रयोग करते हैं तो हम ऐसी व्यावसायिक पद्धतियों को विकसित करें, ऐसी उत्पादन प्रणालियों को जो है मानव परंपरा में स्थापित करें जिनके कारण से प्रदूषण ना हो, जिसके कारण से समस्या पैदा ना हो, जिसके कारण से वायुमंडल का असंतुलन ना हो, जिसके कारण से नदी तालाब से हम वंचित ना हो जाएं, है ना, जिनके कारण से हमारा जो टेक्टोनिक इम्बैलेंस है वो ना हो जाए, है ना, जिसके कारण से प्रदूषण का लेवल दिल्ली जैसा ना हो जाए। अभी आप लोगों ने दिल्ली की खबर पढ़ी होगी, आज ही खबर है। वैसे तो दिल्ली पिछले कई सालों से खबर है कि दिल्ली में सांस लेने लायक वायु नहीं बची है, क्योंकि प्रदूषण का जो लेवल है वो जो एक अलार्मिंग जो लेवल होता है उसको पार कर चुका है ना। तो प्रश्न है कि हम अपनी बौद्धिकता को मानव जाति के लिए आत्महत्या को विवश करने की तरफ करें, या उनको आत्महत्या से मुक्त कराने की दिशा में करें, ताकि वो जीना सीख सकें, आपस में संबंध निर्वाह को सीख सकें, उनका जीवन और सुखमय हो सके। तो ये ऐसे प्रश्न हैं जो हमेशा हमको पूछते रहना चाहिए अपने आप से, क्योंकि हम शिक्षा के माध्यम से समझदार होना चाहते हैं, शिक्षा के माध्यम से हम नासमझ नहीं होना चाहते, है ना। तो जो लोग भी हेलो एक मिनट, 1 बज गया है, तो अभी कितना समय है या समय पूरा हो गया? क्योंकि मैं यहाँ भी कंक्लूड कर सकता हूँ, फिर कभी अवसर मिलेगा तो आगे भी बात हो सकती है। जैसा आप बताइए कैसा करना है। अच्छा, तो अभी हम लोग हाँ, तो मैंने अपने समय से ही अपना जो है ना लेक्चर ख़त्म कर दिया है। तो अब मैं अंत में जो बिज़नेस स्कूल है आपका, यूनिवर्सिटी बिज़नेस स्कूल भटिंडा, उसका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपके जो भी ऑर्गेनाइज़र हैं, डॉक्टर सुमन कथुरिया जी और डॉक्टर मिसेस समनदीप कौर जी, है ना, और नेहा जी ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया था ना। तो मैं उन सब का भी धन्यवाद, आपके जो कॉलेज के डायरेक्टर हैं उनका भी मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। और इन बच्चों ने भी बहुत ध्यान से सुना। यदि इन बच्चों के कोई प्रश्न होंगे तो वो मुझे
ईमेल पे या मेरे व्हाट्सएप पे जो है वो भेज सकते हैं, तो मैं उनके उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर इससे यदि आपके पास यदि कोई और अवसर होता है और इस लेक्चर को कंटिन्यू करना है तो फिर हम आगे की बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्ते।